गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 41 वर्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि टर्म 1 एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ एवरी कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये सिंपल है कि क्या 4 मेन एलिमेंट्स होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। फोर मेन एलिमेंट्स आर सेंडर, एक जो भेजने वाला होता है, रिसीवर एक जो रिसीव करता है मैसेज को, द मैसेज कम्युनिकेटेड जो मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है, और चौथा उसका मीडियम जिससे मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे कि मैं किसी को मैसेज अगर भेज रहा हूँ, जैसे कि मैं अपनी मम्मी को मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हुआ सेंडर, मम्मी हुई रिसीवर, और जो मैं जैसे मान लीजिए मैं हेलो लिख रहा हूँ मम्मी को, तो मैसेज कम्युनिकेटेड इज़ हेलो, and the medium of communication is through message app or through WhatsApp. So medium of communication is WhatsApp और through messages. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टू वेज डू वर्बल कम्युनिकेशन अकर। वर्बल कम्युनिकेशन किन दो तरीक़ों से होता है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि हम उसे मुंह से बोलते हैं या फिर लिखते हैं, तो इन दो तरीक़ों से वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीक़ों से होता है, या तो ओरल यानी जब हम मुंह से बोलते हैं, या तो रिटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टू लैंग्वेजेस यूज वाइल कम्युनिकेशन। कौन से दो प्रकार के लैंग्वेजेस यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, देखते हैं। तो दो टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, एक होते हैं डिनोटेटिव और एक होता है कॉनोटेटिव। ठीक है, तो डिनोटेटिव मतलब कि वो उसका लिटरल मीनिंग है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, जबकि कॉनोटेटिव उसका लिटरल मीनिंग नहीं है, वो मतलब उसको रेफ़र कर रहा है उससे। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। डिनोटेटिव मतलब ही इज़ मैड, ही इज़ मैड, वह पागल है। ये सिंपल ये वर्ड है, ये सेंटेंस है, इसका मतलब ये वह पागल है, तो ये हो गया डिनोटेटिव। लेकिन अगर ये लिखा रहेगा ही इज़ मैड अबाउट मी, कि वो मेरे पीछे पागल है, तो वो मतलब मेरे प्यार में है, तो मतलब ये हो गया कॉनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, तो ये मतलब इसमें मैड का मतलब यहाँ पे पागल के को ना डिपिक्ट करते हुए वो प्यार को डिपिक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ मैड का सिंपली मीनिंग होता है पागल। ठीक है, तो मतलब डिनोटेटिव मतलब उसका सिंपल मीनिंग, और कॉनोटेटिव मतलब वो क्या सेंटेंस में उसका क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो what minimizes the chance of misinterpretation of message and avoiding conflict। क्या मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस को कम करता है और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में हेल्प करता है। तो जब हम अच्छे से जब हम सुनते हैं, जब हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, तब हम मिनिमाइज करते हैं मिस इंटरप्रिटेशन के चांस को। मतलब कि अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो फिर हम अच्छे से समझ भी पाते हैं कि वो दूसरा क्या कहना चाह रहा है, और फिर बाद में हमें हमारे उस बात पे लड़ाई नहीं होता है कि तूने मुझे ये कहा या वो नहीं कहा, क्योंकि हम अच्छे से सुन के हम समझ जाते हैं उसकी बातों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द अदर वर्ड फॉर नाइदर टू लॉन्ग नॉर टू शॉर्ट मैसेजेस। हम उस टाइप के मैसेजेस को क्या बोलते हैं जो कि ना ही ज़्यादा लंबे होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उस मैसेज को हम लोग कॉन्साइज मैसेजेस कहते हैं। याद रखिएगा, उस मैसेजेस को हम कॉन्साइज मैसेजेस कहते हैं। नेक्स्ट, द फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर इन जनरल रेफर टू एज व्हाट। तो जो फैक्टर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बिल्डअप करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे बिहेवियर से आता है, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हमें बोलते हैं और लिखते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब उसके साथ जो होता है यानी कि पोस्चर वगैरह, तो ये सब किससे आता है, और उससे उन फैक्टर्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, तो उन फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। पोस्चर और जेस्चर्स को और भी क्या कह सकते हैं हम लोग। पोस्चर और जेस्चर, इनका दूसरा नाम क्या है। तो पोस्चर और जेस्चर को काइनेसिक्स भी कहते हैं। ठीक है,
और जो वो परफॉर्म करते हैं पोस्चर्स और जेस्चर्स को, उन्हें हम एस्थेटिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेंस ऑफ टाइम एंड सेंस ऑफ कलर्स रिस्पेक्टिवली नोन एज। तो सेंस ऑफ टाइम और सेंस ऑफ कलर्स को क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो सेंस ऑफ टाइम है उसे हम लोग क्रोनेमिक्स कहते हैं, और जो सेंस ऑफ कलर्स है उसे हम क्रोमैटिक्स कहते हैं। यानी कि जब हम अपना टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, दूसरे को टाइम का भी ख्याल रखते हैं, तो मतलब हम उस स्टेट को क्रोनेमिक्स कहते हैं। और जब हम कलर्स को सेंस करने में बहुत अच्छी काबिलियत रखते हैं तो उसे हम क्रोमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स पिक्चर्स, ग्राफिक्स, साइंस एंड चार्ट्स। किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में पिक्चर्स, ग्राफिक्स, साइंस और चार्ट्स यूज़ होते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन में ये सब यूज़ होते हैं। किस कम्युनिकेशन में? विजुअल कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वे बाय विच मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू द रिसीवर। हम उस तरीके को क्या बोलते हैं जिसकी मदद से मैसेज कम्युनिकेट होता है रिसीवर तक। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग मतलब हम कैसे उस मैसेज को लिख रहे हैं, उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड। तो जो कम्युनिकेशन के मतलब जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। तो जो माध्यम होता है उसे हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज बाय रिसीवर कॉल्ड। तो जो अगर कोई रिसीवर हमारे मैसेज को अपने पास एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो उस मैसेज को समझता है, तो उस समझने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उस समझने के प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स टू द रिसीव मैसेज कॉल्ड। तो फिर जो अगर एक बार वो उस मैसेज को पढ़ लिया और समझ लिया, तो उसके बाद वो उस पर रिप्लाई करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो उसको हम लोग फीडबैक कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ फीडबैक जनरली गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड। मतलब कि हम उस फीडबैक को क्या बोल सकते हैं जो कि जनरली एक ग्रुप को दिया जाता है, ना कि किसी स्पेसिफिक बंदे को। मतलब कि वो जनरल फीडबैक होता है, इसलिए उसका नाम होता है जनरल फीडबैक। जनरल फीडबैक यानी कि वो मतलब सबको दिया जाता है कॉमनली, वो ना किसी के लिए अलग ना ही किसी के लिए कम होता है। कि जैसे कि टीचर सबको बोलती है कि सबको अच्छे मार्क्स लाने एग्ज़ाम में, तो फिर ये किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोलती कि तुम्हें अच्छे लाने हैं या तुम्हें अच्छे नहीं लाने हैं। वो सबको बोलना चाहते हैं कि वो जनरल फीडबैक है, कि वो सबको बोलना चाह रहे हैं कि तुम अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is a feedback called if it is given to an individual or a small group of candidates and includes minor details too। तो उस फीडबैक को हम क्या कहते हैं जो कि या तो एक सिंगल बंदे को दिया जाता है या तो छोटे ग्रुप को दिया जाता है, और उसमें एक माइन्यूट डिटेल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, तो उसे हम स्पेसिफिक फीडबैक कहते हैं। तो स्पेसिफिक फीडबैक हमें हेल्प करता है बिल्डिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम सबको अच्छे मार्क्स लाने हैं वो जनरल फीडबैक होता है। लेकिन जैसे वो टीचर किसी को बोल रहे कि तुम मान लो कि तुम साइंस के लाइट चैप्टर में वीक हो, तो लाइट चैप्टर को अगर वो हमें बता रहे कि किस चैप्टर में वीक हो, तो वो हमें स्पेसिफिक फीडबैक दे रही है एक बंदे को, इसलिए उसे हम स्पेसिफिक फीडबैक कहेंगे। नेक्स्ट, what kind of barriers are hot or cold room, poor light, slow speed of internet etc। तो कौन से बैरियर्स वो होता है, मतलब क्या बाधा वो डाल सकते हैं कि क्या हॉट या ठंडा या गर्म रूम, पुअर ख़राब लाइटिंग, स्लो स्पीड ऑफ इंटरनेट। जब हम मान लिया हम वीडियो कॉल पे हैं, तो अगर स्लो स्पीड ऑफ इंटरनेट है तो वो किस टाइप का बाधा में आते हैं, मतलब किस टाइप का बैरियर्स में वो आते हैं। तो वो आते हैं एनवायरमेंटल बैरियर्स। क्योंकि जो हम मान लिए कोल्ड और हॉट जैसा भी हमारा रूम है वो हमारे अभी फ़िलहाल एनवायरनमेंट में है। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम उसे और सुधारने के लिए मतलब हम चाहे तो अपना अलग अलग चीज़ें इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अभी फ़िलहाल तो ये हमारे अभी एनवायरनमेंट बैरियर्स के ही अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नॉइज़ और डिस्टेंस किस टाइप के बैरियर हैं? वॉट काइंड ऑफ बैरियर्स आर नॉइज़ एंड डिस्टेंस? तो जो नॉइज़ और डिस्टेंस है, मतलब कि दूरी अगर किसी से है तो फिर हम मान लीजिए अगर थोड़े दूर पे बंदा है तो हम चिल्लाने के बाद भी उसे सुनाई नहीं देता है, और फिर अगर कहीं पे शोर हो रहा है तो फिर हम कुछ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। तो ये कौन सा टाइप का बैरियर होता है? तो ये होता है सिचुएशनल बैरियर, मतलब उस टाइम का सिर्फ बैरियर होता है, इससे इसका इन्वॉल्वमेंट से कोई आना लेना देना नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं। आई स्टडी इन क्लास 10, हाउ आर यू, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहला सेंटेंस है वो सिंपल है, वो बस एक सिंपल सेंटेंस है, तो फिर इसे सिंपल सेंटेंस को डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ठीक है, सेकेंड है हाउ आर यू, तो हाउ आर यू में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटरोगेटिव है। थर्ड है ब्यूटी दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, जिसमें एक्सक्लामेटरी मार्क है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जिसमें कोई ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट या कोई कमांड किया जाता है, तो इसमें हम लोग इसको हम लोग इम्पेरेटिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं, ये हम उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताना है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें बताना है ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट इज आई एम अ बॉय, सेकेंड इज आई विल हैव आइदर टी और मिल्क, थर्ड है ही कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम बिकॉज ऑल द बस ड्राइवर्स वर ऑन स्ट्राइक। ठीक है, तो इसके तीन हमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसके तीन क्लासिफिकेशन होते हैं सेंटेंसेस के। पहला सिंपल सेंटेंस, सेकंड होता है कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहला सिंपल सेंटेंस है आई एम अ बॉय, सेकंड है आई विल हैव आइदर टी और मिल्क। तो इसमें दो सेंटेंस दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज रहते हैं तो फिर हम उसे और या एंड के साथ जोड़ते हैं, और उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे होगा आई विल हैव टी और आई विल हैव मिल्क। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है और ये दोनों स्पेसिफिक सेंटेंस है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें बताना है कि इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है कि मतलब वो बता नहीं पाता है कि वो किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल में हमें पता रहता है कि हम किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो द बुक मतलब हम उस बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल है। जबकि द यहाँ पे एक और है द डेस्क, तो ये भी डेफिनेट है। जबकि अ बॉय, तो ये हमें पता नहीं है कौन से बॉय की बात हो रही है, अ बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, इसलिए वो इनडेफिनेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, वट इज द मैनेजिंग ऑफ वन सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड गोल्स ऑल्सो नोन एज। तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने आप का हम मोटिवेशन करते हैं, ताकि हम खुद से कोई गोल्स को जो हम चाहते हैं, कोई गोल, उसे हम अचीव कर पाए। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेल्फ मैनेजमेंट कहेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब हम अपने आप को मैनेज करना, ताकि हम कोई अपने जो भी हम अपना कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में उसे हम पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बैड स्ट्रेस एंड गुड स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली नोन एज। तो गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस, स्ट्रेस से आपको सिर्फ यही लगता होगा कि स्ट्रेस तो सिर्फ बैड ही होता है, लेकिन स्ट्रेस असल में गुड भी होता है। ठीक है, कब होता है गुड वो देखते हैं हम। गुड स्ट्रेस को हम लोग ईयू स्ट्रेस भी कहते हैं और बैड स्ट्रेस को हम लोग डी स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम हमें बताना है कि कौन कौन से स्ट्रेस अकर हो रहे हैं। जब हमें प्रमोशन मिलता है, या कि जब हम कोई मैच जीतते हैं, या कि हमें जब कोई सरप्राइज़ मिलता है, तो फिर इसमें हमें कौन सा मिलता है, स्ट्रेस होता है। तो ये हमें गुड स्ट्रेस होता है, इसलिए हम इसे यू स्ट्रेस भी कहते हैं, यू स्ट्रेस। और जब हम कोई गेम हार जाते हैं या अपना जॉब खो देते हैं, तो हमें वो बैड स्ट्रेस होता है, इसलिए हम उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखा है यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट,
व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस ऑल्सो नोन है, जब कोई बैड स्ट्रेस जब लंबे टाइम तक चले तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग क्रोनिक डिस्ट्रेस कहते हैं। क्रोनिक का तो मतलब ही होता है जो लंबे समय तक चले, जैसे कि कोई बीमारी जो लंबे समय तक चलता है उसे हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। सिमिलरली कि कोई अगर डिस्ट्रेस अगर लंबे समय तक चले तो उसे हम क्रोनिक डिस्ट्रेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एमरजेंसी सिचुएशन व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स अकर्स बाय नर्वस सिस्टम, जब कोई इमरजेंसी का वक्त आता है तो फिर क्या कौन से टाइप का रिस्पॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा देखा जाता है जब हम कोई भी इमरजेंसी का टाइम आता है। तो हम देखते हैं, तो इमरजेंसी जब आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर हमारे पीछे अगर पड़ गया है तो फिर हम या तो हमें फ्री पूरा सरेंडर कर देते हैं उससे, या तो हम उसे फाइट कहते हैं, या तो हम उसे फ्लाइट मतलब भाग जाते हैं। या तो मान लीजिएगा अगर पुलिस अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पुलिस है हमारे सामने तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, या तो हम फ्लाइट करेंगे या तो हम सरेंडर कर देंगे। लेकिन अगर कोई चोर हमारा लेके भाग रहा है सामान वगैरह तो हम या तो उससे फाइट करेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर कोई अगर हमारे पीछे अगर दौड़ रहा है, कोई अगर मान लीजिए कोई हमें अगर मारने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहा है तो हम उसमें हमेशा डिफेंस फ्लाइट का यूज़ करेंगे। तो 3 टाइप का हम लोग रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हो। तो या तो हम सरेंडर कर सकते हैं जिसे हम फ्रीज़ कहते हैं, या तो हम उसका सामना कर सकते हैं जिसे हम फाइट कहते हैं, या तो हम भाग सकते हैं जिसे हम फ्लाइट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which part of autonomic nervous system takes control of flight or fight response and which hormone is released during this process? ठीक है, तो इसमें कहना चाह रहा है कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कौन सा पार्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का यूज़ होता है फाइट या फ्लाइट के रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए, और तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। चलिए तो देखते हैं। तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ये यूज़ होता है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम याद रखिएगा सिंपथेटिक ये वर्ड। तो जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो हमारा बॉडी 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज करता है। वो तो मैंने आपको दिखाया है अभी, फेस, फ्लाइट और सरेंडर। या तो भागना या तो सरेंडर कर देना, नहीं तो उसका सामना करना। तो वो तीनों रिस्पॉन्स कौन से नर्वस सिस्टम के द्वारा शो किया जाता है, तो वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक पार्ट से शो किया जाता है। और जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो एपिनेफ्रीन हार्मोन रिलीज किया जाता है। तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एपिनेफ्रीन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट। आफ्टर द रिस्पॉन्स विच नर्वस सिस्टम ब्रिंग्स बॉडी बैक टू नॉर्मल एंड विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अगर जब रिस्पॉन्स हो गया ओवर तो इसके बाद कौन सा नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को वापस अपने जैसे नॉर्मल स्टेट में लाता है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही वो कौन सा पार्ट है बताइए। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने में हेल्प करता है तो वापस लाने में क्या हेल्प करेगा, सोचिए, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। और एक और क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज होता है। देखिए, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक हमारे बॉडी को वापस उस स्टेट में लाता है। और जब वापस उस स्टेट में लाना होता है तो वो एसिटाइल कोलाइन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 टाइप के सेल्फ अवेयरनेस क्या क्या है। तो सेल्फ अवेयरनेस 2 टाइप के होते हैं, देख लेते हैं क्या क्या। 2 टाइप के सेल्फ अवेयरनेस होते हैं। एक होता है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस जो हमारे अंदर से आता है, और एक होता है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस जो कि हमें बाहर वालों को देख के मिलता है। और ठीक है, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस हमें मतलब खुद के द्वारा देखने को मिलता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग ये करके दिखाएंगे। तो ये इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस हुआ। तो और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस जो होता है वो हम अपने आप को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो अपने आप को मॉनिटर करते हैं और बताते हैं कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, और उसके बाद हम उसे अपने आप को अवेयर करते हैं कि हम मुझे ये करके दिखाना है या मुझे ये करना ही है। जबकि एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस होता है कि लोग तो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर एनालाइज करके हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दोनों के अलग अलग मीनिंग है। चलिए यहाँ पे है कि
कौन से सेल्फ अवेयरनेस से हमारे वैल्यूज़ और बिलीव्स और स्टैंडर्ड का पता चलता है? तो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें लोग अपना इनर एबिलिटी, अपना अंदर का काबिलियत को पहचानता है। तो इसमें इस सेल्फ अवेयरनेस में अपने आप को पीपल अच्छे से जान पाता है और अपने आप को अवेयर कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the ability to think what other people think about us or view us called? तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं जिसमें पीपल हमारे बारे में सोचते हैं या फिर हमें उस प्रकार से देखते हैं? तो हमें उस सेल्फ अवेयरनेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और उसके बाद हम उसको हम आगे चल के सुधार सकें। तो उसको हम एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वन कंप्लीट अ डिफ़िकल्ट जर्नी फ्रॉम थॉट्स एंड एक्शंस? तो एक आदमी अपना डिफ़िकल्ट जर्नी को थॉट्स और एक्शन से कैसे कंप्लीट कर सकता है? बाय सेल्फ रेगुलेशन। अगर वो नियमित तौर पे अपना सारा काम करे, अपने आप को बैलेंस्ड में रखे, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखे, वो सारा काम टाइम पे करे, तो इन सब के मदद से वो अपने आप को कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? तो जो हमारा हार्डवेयर जैसे कि माउस, प्रिंटर्स, ये सब होता है, और जो सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारा MS वर्ड होता है, MS पेंट होता है, तो इन दोनों के बीच में इंटरफेस यानी कि इन दोनों के बीच का जो होता है माध्यम, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल हमारे जो विंडो होता है, विंडोज 7, 8, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट, तो कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एक वर्क को स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करने में हेल्प करता है? तो कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा अगर वो किसी वर्क को एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करेगा? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि एक काम को स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करने में हेल्प कराएगा? तो क्या होगा उसका आंसर? आगे देखते हैं। तो इसका होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें बताता है कि हमें स्पेसिफाइड टाइम पे क्या कौन सा काम करना है या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रॉडेंटली एक्वायरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय इम्पर्सोनेटिंग ट्रस्टेड वेबसाइट? तो हम क्या कहते हैं जिससे फ्रॉड करता है और हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पिन वगैरह हमसे ले लेता है और उसको कॉपी करके, उस वेबसाइट को कॉपी करके वो हमें वो हमें उस वेबसाइट को में एंटर करने को कहता है, जिसके बाद वो हमारे सारे इन्फॉर्मेशंस ले लेता है। तो उसे हम लोग फिशिंग कहते हैं। फिशिंग यानी फिशिंग का स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, PH वाला फिशिंग है, ना कि FISHING वाला फिशिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू फेक URL टू कैप्चर सेंसिटिव डिटेल्स कॉल्ड? तो हम उसे क्या कहते हैं जब हम फेक URL को यूज़र्स को एंटर करने को कहते हैं और फिर उससे वो सारे सेंसिटिव डिटेल्स लेते हैं? तो उसे हम लोग फार्मिंग कहते हैं, PHARMING। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4Ps क्या होता है? 4P होते हैं, 4P होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो वो क्या क्या होता है? People stands for socio-cultural issues. Planet, that stands for environmental issues. Profit, that stands for economic issue. And policy, which stands for political leadership and implementation of policies. Okay, done. तो सिंपली है कि 4P क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? फिर से रिपीट करते हैं, 4P क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? तो 4P होता है पहला पीपल, आदमी, जो कि सोशियो कल्चरल इश्यूज़ को डिस्कस करता है, मतलब कि हमारे समाज में क्या दिक्कत है। प्लैनेट, जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करता है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या दिक्कत है अभी। प्रॉफिट मतलब वो डिस्कस करता है कि हमारे इकोनॉमिक, मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में क्या इशू है। और पॉलिसी मतलब कि हमारा ये कैसा, हमारे नेता लोग से क्या इशू है या फिर हमारे पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब
व्हेन डिड ब्रंटलैंड रिपोर्ट पब्लिश इन विच टाइटल? ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट को 1987 को में पब्लिश किया और रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है वो 1987 में पब्लिश किया गया और जो रिपोर्ट में वो पब्लिश किया गया उसे आवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं। नेक्स्ट, what is the process of development called in which requirements of present generations are fulfilled keeping in mind the future generations? कि उस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं जिसमें कि हम तो अपना अपना तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, साथ में हम फ्यूचर जनरेशन्स को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो 3 मुख्य स्तंभ क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। तो ये मैंने आपको अभी तो डिस्कस कराया ही कि 4 पीस क्या क्या है हमारे, पीपल, प्लैनेट, पॉलिसी एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता है इकोनॉमिक इशू, पीपल होता है सोशो कल्चरल इशूज़ और जो प्लैनेट होता है वो हमारा होता है एनवायरमेंटल इशूज़। नेक्स्ट, तो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये कब तक हमें एकम्प्लिश करने को कहा गया, यानी कब तक हमें हमें इसे कब तक हम इसे उद्देश्य क्या है कि हम कब तक उसे हम कर देंगे कंप्लीट? तो 17 जो सोशल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो 2030 तक हम उन गोल्स को एकम्प्लिश कर सकते हैं या तो हम उसे अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो बस यहाँ तक ही था। जितने मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सब बता दिया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू।